valuation of what beta? Shares. Now there are three methods of valuation of shares, right? What three methods are there for valuing shares, that is share valuation? First one is what? Intrinsic value method. First one is what beta? Your intrinsic value method, which is also known as, याद रखो, intrinsic value method is also known as asset backing method, net asset value method, or breakup value method, right? Intrinsic value method is also known as asset backing method, net asset value method, or breakup value method. This is what intrinsic value method. पहला method, first method, intrinsic value. याद रखो. The very first method is what? Intrinsic value method, which is also known as asset backing, net asset value, breakup value. नाम याद रखना सब लोग, alternate name, बराबर, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. So intrinsic value method is also known as asset backing method, net asset value method और breakup value method, जिसमें net asset value method काफी फेमस है. assets माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज किया, जो भी आया उसके बेसिस पे शेयर वैल्यूएशन होगा, बराबर है. मालूम पड़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू आपका डिसाइड होता है. सो दैट इज व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू. सेकंड वन इज व्हाट? यील्ड मेथड. व्हिच मेथड इज देयर? यील्ड मेथड. अब यील्ड मेथड में भी दो सेक्शन है बेटा. यील्ड मेथड हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस. पहला डिविडेंड बेसिस है, राइट? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस. एंड देन एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस. यील्ड कितना हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट रिटर्न हो रहा है, कितना जनरेट आपको रिटर्न में आ रहा है, रिटर्न्स कितना जनरेट हो रहा है. रिटर्न्स मतलब इनकम, राइट? यील्ड मेथड में भी क्या है बेसिस? टू बेसिस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस, डिविडेंड के बेस पे, और अर्निंग के बेस पे. ओनली डिविडेंड, और सेकंड वन इज व्हाट? अर्निंग, करेक्ट? सो यील्ड मेथड हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, सेकंड वन एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस, एंड फाइनली व्हाट? फेयर वैल्यू मेथड. अब फेयर वैल्यू मेथड मतलब क्या? ये दोनों का एवरेज है, बस एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एंड यील्ड मेथड. इंट्रिंसिक और यील्ड मेथड का एवरेज निकालोगे तो आपको फेयर वैल्यू मेथड मिलेगा, बस सिंपल. ठीक है क्या बेटा? इंट्रिंसिक और यील्ड मेथड का एवरेज ले लो, यू विल गेट फेयर वैल्यू मेथड. तो थर्ड वाला तो वो तो खाली एवरेज निकालना है आपको. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस यील्ड मेथड डिवाइड बाय 2. एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, so you will get fair value method. Finish. Got it? So this is what three methods of valuation of shares. ये सब लोग अपने माइंड में पहले फिक्स रखना. 3 methods. Now first method is what? Intrinsic value method. बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में मेन काम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं. तो मेन पर्पस आपका क्या होगा? नेट असेट कैलकुलेट करो पहले. कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. व्हाट? नेट असेट कितना अवेलेबल है टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट. सो कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल. जो भी असेट्स है, टेंजिबल रियल असेट जो भी है आपके, उसमें से क्या करो? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दो. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा बेटा? नेट असेट. जो भी असेट्स है माइनस टेंजिबल. देखो ये अपना टेंजिबल रियल असेट जो है, माइनस क्या किया आपने? आउटसाइड लाइबिलिटीज, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो आपको नेट असेट मिल गया. तो सिंपल फंडा, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी किया आपने, नेट असेट मिला. असेट्स में टेंजिबल असेट्स लेस क्या किया आपने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखो लेस क्या किया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करेक्ट? अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करोगे आप, आपको क्या निकालना है? इंट्रिंसिक में मेन क्या है आपका? इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड. ठीक है, बराबर है? इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड नेट असेट कितना है, तो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दो. और अगर कुछ प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन पे कुछ प्रीमियम है, तो वो भी प्लस करके हटा दो, बराबर. जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो वो तो माइनस करना ही है. और समझो प्रीमियम भी दे रहे हो आप 10%, तो 1 लाख प्लस 10% कितना हो गया? 1,10,000. तो आपको नेट असेट समझो आपका कितना है? 10 लाख है. तो 10 लाख में से 1,10,000 आपको माइनस कर देना है. बट वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किससे रिलेटेड रहेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से. सो सिंपल सा फंडा क्या?
टेंजिबल रियल जो एसेट्स है, टेंजिबल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो आपको मिल गया नेट एसेट्स। फिर उसमें से माइनस क्या करना है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद व्हाट यू विल गेट, सरप्लस। क्या मिलेगा आपको, सरप्लस वैल्यू मिलती है, राइट है, दैट विल बी योर सरप्लस वैल्यू ऑन लिक्विडेशन, ठीक है। तो सरप्लस आपको मिलेगा। अभी ये सब जो नेट एसेट वो कैलकुलेट करना जरूरी है लिक्विडेशन के टाइम पे या जो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा। तो सरप्लस ऑन लिक्विडेशन आपको मिल गया। अब सरप्लस ऑन लिक्विडेशन मिल गया ना बेटा आपका, अब क्या करना है, लेस अगर कुछ भी शेयर इन सरप्लस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का टाइप्स पढ़ा रहेगा, उसमें पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग याद है। तो अगर कोई पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है और वो सरप्लस प्रॉफिट में उसका शेयर, सरप्लस प्रॉफिट में अभी पार्टिसिपेटिंग है तो शेयर तो लेगा ही, पार्टिसिपेट करेगा वो, राइट, एक रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। तो इफ देयर इज अ सरप्लस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कुछ भी शेयर है इन सरप्लस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इफ एनी, व्हाट, if there is a share in surplus of participating preference shareholders, अगर है तो वो भी डिडक्ट कर दो। वो डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, आफ्टर दैट एट लास्ट जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी व्हाट, योर नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो क्या मिलेगा आपका, नेट असेट अवेलेबल फॉर व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या दिखता है, जो भी टेंजिबल असेट्स है, रियल असेट्स है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो नेट असेट, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करने के बाद नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलता है। बट ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए। छोटे क्वेश्चंस में एमसीक्यू टाइप में आपको सारे डिटेल देंगे, बराबर है। फिर आपको बोलेंगे नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करना है, तो उसमें सब आ सकता है। ये शेयर इन सरप्लस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखो बेटा, in intrinsic value method, if you want to calculate net asset available to equity shareholder, तो सबसे फर्स्ट tangible real assets minus external liabilities, that is outside liabilities, तो आया क्या, net asset। अब वो net asset में से preference share capital को हटा दो, हटा दो, हटा दो, और कुछ अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो वो भी साथ में हटा दो। तो साथ में हटाने के लिए क्या करने का, दोनों को प्लस कर लेने का ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, उसका प्रीमियम 10,000 है, तो 1 लाख प्लस 10,000 इज 1,10,000, सो दैट 1,10,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट, सिंपल। वो माइनस करो तो सरप्लस आ गया। फिर सरप्लस में से भी अगर कुछ शेयर इन सरप्लस है, शेयर इन सरप्लस ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो भी हटा दो ना यार, वो भी हटा दो। वो हटाने के बाद फाइनली 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 बाबा, फाइनली आपको नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा, खत्म। सो दिस इज व्हाट आर स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो सबको चलो आपने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड, यू हैव कैलकुलेटेड योर नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आ गया। अरे भाई इतनी मेहनत क्यों की है, वाई, भाई आपको मेन तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकालना है ना, इसीलिए तो इतना मेहनत किया है, इतनी जद्दोजहद की है, इसीलिए तो की है। तो आ जाओ फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसे निकालोगे राजा बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, क्या, नेट असेट जो भी अवेलेबल होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहले वो ले लो, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by what, number of equity shares, divided by what, number of equity shares, finish, बराबर है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालना है अगर आपको, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स के लिए इज इक्वल टू नेट असेट जो भी अवेलेबल है, किसको, इक्विटी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by number of equity shares, simple, net asset available to equity shareholders divided by number of equity shares। अब कितना नेट एसेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसको किससे डिवाइड करोगे आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से,
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स. सिंपल. तो याद रखने का फॉर्मूला, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर का फॉर्मूला क्या हो गया? जो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाला आपने, डिवाइडेड बाय क्या करो, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे डिवाइड कर दो, फिनिश, गेम ओवर. समझा? मालूम पड़ा? पक्का? तो सिंपल फंड है. अभी इंट्रिंसिक वैल्यू समझो, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया है आपको? 10 लाख. और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर्स. डिवाइड कर दो, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ गया. कितना आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू? 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 10 रुपीज. 10 रुपीज आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया, एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से. गॉट इट? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट एवरीवन. Yes, I can see the answers. Very nice. Yes, beta. Now, second one is what? Your yield value method या yield method. अब yield method में क्या बोल रहा है बेटा? देखो, equity shares may be purchased in small lot for earning dividends. या तो देखो आप equity shares small lot में खरीद सकते हो, क्या कमाने के लिए? डिविडेंड कमाने के लिए. वो जो स्मॉल लॉट्स होता है इक्विटी शेयर्स का, वो किसके बेसिस पे वैल्यूड होता है? वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड. अब डिविडेंड तो आपको बाद में मिलेगा ना, तो आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन कर सकते हो. सो इक्विटी शेयर्स में भी परचेज्ड इन स्मॉल लॉट्स, आप खरीद सकते हो फॉर अर्निंग डिविडेंड. और ये जो स्मॉल लॉट्स है इक्विटी शेयर्स का, वो वैल्यूड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स. ओके. ऑन द अदर हैंड्स, इफ इक्विटी शेयर्स आर एक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, नॉर्मली ये नॉर्मल एक रिसर्च है और कुछ नहीं. ऑन द अदर हैंड्स, इफ इक्विटी शेयर्स आर एक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, अगर आप इक्विटी शेयर्स आप लार्ज नंबर में एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, लार्ज नंबर, तो द परचेजर एक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, द परचेजर इज मोर कंसर्न विद द टोटल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी रेदर देन डिविडेंड पे. अब देखो, अगर ऑन द अदर हैंड, अगर इक्विटी शेयर आप लार्ज नंबर्स में खरीद रहे हो, इफ इक्विटी शेयर्स आर एक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर, राइट, तो उस केस में क्या होता है बेटा? सो रिमेंबर इट, अगर लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कर रहे हो, तो आपका मेन कंसर्न क्या होगा? कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी. अर्निंग कैपेसिटी आप देखते हो ना, जैसा अर्निंग कैपेसिटी, जैसा बिजनेस हो रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ता है. एमआरएफ का शेयर जिसने 20 साल पहले खरीदा रहेगा, आज एमआरएफ का शेयर्स का भाव देखो कितना हो गया. बराबर है? तो नॉर्मल सी बात, देखो अर्निंग कैपेसिटी, कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी से, कंपनी के बिजनेस से उसका वैल्यूएशन, बराबर है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता है. कंपनी का मैनेजमेंट और अदर फैक्टर्स अगर सब पॉजिटिव है, तो कंपनी का शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ता है. आज एमआरएफ का भाव कितना हो गया? एमआरएफ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. 20 साल पहले एमआरएफ क्या था, उसका वैल्यूएशन क्या था? और 20 साल पहले जिसने शेयर खरीदा होगा, समझो 100 शेयर भी खरीदा रहेगा उसने, आज उसकी वैल्यू क्या है? एक शेयर की वैल्यू क्या है? बोलो, किसी को पता है? ये सब देखने का जरा मार्केट. एमआरएफ का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है अभी करेंटली? टेल मी, कौन बताएगा? एमआरएफ का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है? 81. 81 क्या बेटा? 81 क्या? ओनली 81 एमआरएफ शेयर प्राइस. एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो क्या है? शाबाश, वेल डन, क्या बात है, वेरी गुड आशुतोष, जैनी, शुभम, ध्रुव. यस, 81,192, परफेक्ट, एमआरएफ का शेयर प्राइस चल रहा है. सोचो, आज के 20 साल पहले जिसने खरीदा होगा, उसको वो एमआरएफ का शेयर 10 से 15 रुपए में मिला रहेगा, 10 to 15 रुपीज में. तो सोचो, जिसने 100 रुपया भी 100 शेयर्स भी इन्वेस्ट किया रहेगा, अगर 100 शेयर मतलब 1000 रुपया, आज उसको कितना कैपिटल गेन होगा सोच लो, अगर बेचेगा तो. थिंक अबाउट इट. तो वो कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी का बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, उसके ऊपर उसका मार्केट प्राइस भी डिपेंड करता है, और कंपनी का क्या स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट, एवरीथिंग, सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं बेटा. नहीं तो किसी ने 20 साल पहले किसी कंपनी का शेयर 50 रुपए में लिया रहेगा, आज वो कंपनी का कुछ है ही नहीं, ऐसा भी होता है. बराबर है? तो मार्केट में स्टडी, मार्केट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी में एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है. यस, वेल डन शांतन, वेरी गुड हर्ष, बराबर है, वेल डन आशुतोष. तो बेटा वो चीज याद रखना कि अगर जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर खरीदता है, वो क्या फोकस करता है? कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी पे फोकस करता है, अर्निंग कैपेसिटी रेदर देन डिविडेंड पे, राइट. सो
फिलहाल हम लोग को उतना मार्केट, शेयर मार्केट में अभी जाना नहीं है, अपना मोर कंसर्न उधर नहीं है, उसके लिए चाहिए तो अलग से लेक्चर ले लूंगा मैं, डोंट वरी। फिलहाल अपना टारगेट ये है। Thus, the valuation of shares on yield basis may mean either expected dividend basis है और expected earning basis है। क्या बेटा? Thus, the valuation of shares on yield basis may either what? Expected dividend basis। अब expected dividend basis में क्या होगा आपका? मेन की फैक्टर क्या होगा? डिविडेंड। और अर्निंग में मेन की फैक्टर क्या होगा? डिविडेंड तो होगा ही, प्लस रिजर्व्स, मतलब पूरा अर्निंग। अब पूरे अर्निंग में से एक छोटा सा पार्ट होता है डिविडेंड, वो आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस है। और पूरा अर्निंग अगर कंसिडरेशन करोगे, कंसिडरेशन में लोगे, तो डिविडेंड प्लस रिजर्व्स वो तो की फैक्टर होता ही है, बराबर है। तो ये आपका कॉमन बेसिक थियरी है जो कि याद रखना है आपको, बराबर है। सम करते टाइम पे आपको फॉर्मूले यूज होंगे, राइट है। क्या यूज होगा बेटा? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए समझो पहला मेथड आप क्या देख रहे हो, जैसे एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस, विच वन? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस। तो इसमें क्या होगा बेटा? डिविडेंड इज द की फैक्टर, डिविडेंड आपका की फैक्टर होगा वैल्यूएशंस के लिए। और वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या होगा, इसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे? एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है अपॉन नॉर्मल कितना मिलता है रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल इंडस्ट्री रेट क्या है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। मल्टीप्लाई किससे कर दो? जो पेड अप वैल्यू है शेयर्स का उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। फॉर्मूले याद रखो। वेयर अगर समझो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आपको निकालना है, ये निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। ये कैसे निकालोगे आप? ये निकाल, अभी ये नहीं दिया है तो ये निकालोगे कैसा? हाउ टू कैलकुलेट इट? सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड्स। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर इक्विटी डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है? पेड अप, पूरा पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, जिसका पैसा आ चुका है, बराबर है, मालूम पड़ा? जिसका पैसा आ चुका है, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो एक्सपेक्टेड रेट मिल जाएगा आपको डिविडेंड का, करेक्ट। तो याद रखो बेटा बच्चा लोग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो ये मिल गया, तो बस ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को इधर पुट करो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया रहेगा, एनआरडी मतलब नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, तो वो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। उल्टा सीधा फॉर्मूला यूज किया तो वैल्यू ऑफ शेयर्स भी उल्टा सीधा हो जाएगा और मार्क्स तो उल्टा ही हो जाएगा, समझा? तो वैसा करने का नहीं, ध्यान देने का अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये तो हो गया बेटा एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब सुनो सिंपली, देखो आपको पता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में आपका डिविडेंड इज द की फैक्टर है। क्या बेटा? डिविडेंड इज व्हाट? योर की फैक्टर, है कि नहीं? अब डिविडेंड अगर की फैक्टर है, अब समझो आपको ये जो आपने कैलकुलेट किया ना, ये देखो इधर जो आपका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या निकालना था आपको? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड्स। अब ये अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो निकालोगे कैसे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड्स, बराबर है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में ये कैसे निकालोगे? तो वो निकालने का देखो सिंपल स्टेप एक, क्या करोगे आप, क्या स्टेप फॉलो करोगे? अगर आपको फ्यूचर डिविडेंड मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड निकालना है तो व्हाट यू विल गोइंग टू डू? वेरी सिंपल स्टेप, ये स्टेप खाली फॉलो करो, आपको आंसर आ जाएगा। क्या करना है? इसको या तो आप बोल सकते हो एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिविडेंड। एफएमपी पहले निकाल लो, जैसे आप निकालते हो गुडविल में, जैसे निकाला आपने एफएमपी कैलकुलेट कर लो। एफएमपी का पूरा स्टेप हम कर चुके पहले। अब एफएमपी के बाद, एफएमपी के बाद आप क्या करो? नॉन ट्रेडिंग इनकम प्लस करो एफएमपी के बाद, क्योंकि एफएमपी तक आपने नॉन ट्रेडिंग इनकम कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है वो प्लस करो, बराबर? नॉन ट्रेडिंग इनकम जो रहेगा उसको क्या करना है? आपको प्लस करना है। और लेस क्या करना है? लेस में क्या क्या कर दोगे आप? जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिजर्व जो एक्सपेक्टेड है, ट्रांसफर टू फंड्स में जो एक्सपेक्ट किया है आपने, वो सब क्या कर दो आप? डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो एफएमपी है, उसमें नेट जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है प्लस करो तो टोटल आ जाएगा। फिर आप लेस प्रेफरेंस डिविडेंड
एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू रिजर्व और एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू फंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ये सब डिडक्ट करने के बाद वो अमाउंट रहेगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड. दैट विल बी व्हाट? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड. दैट इज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड. एकदम सिंपल स्टेप. एफएमपी निकालो, नॉन ट्रेडिंग इनकम अगर है तो प्लस करो, लेस प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड माइनस करो, रिजर्व इन सरप्लस में जो रिजर्व में ट्रांसफर किया एक्सपेक्टेड ट्रांसफर टू रिजर्व और अदर फंड वो हटा दो, फिर जो बचा दैट विल बी व्हाट? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड. दैट इज व्हाट? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस के बेसिस पे. व्हाट? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस. क्या बेटा? ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस याद रखना, जिसमें डिविडेंड इज द की फैक्टर. डिविडेंड क्या रहेगा? की फैक्टर. अब दूसरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस तो हो गया. सेकेंडली क्या बोलता है आपका फॉर्मूला? किसका याद रखना है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड बेसिस में क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा वो हमने देखा. नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्सपेक्टेड अर्निंग. अर्निंग बेसिस. अर्निंग में आपका अर्निंग पोटेंशियल मेन फैक्टर है, जिसमें डिविडेंड प्लस अर्निंग जो रिजर्व्स है वो सब अर्निंग से ही आया ना. अर्निंग कैपेसिटी इज द मेन फैक्टर. अब इसमें वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करोगे आप? इसमें क्या हो जाएगा? उधर क्या था? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड था. इधर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स. अर्निंग्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. देखा ना, सिंपल है ना. सिर्फ उधर क्या था? डिविडेंड. उधर की फैक्टर डिविडेंड. इधर क्या है? अर्निंग्स. पूरा अर्निंग्स. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स हो गया. ठीक है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स. और अगर ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे? सेम वही चीज है जो पीछे देखा, सिर्फ उधर डिविडेंड था, इधर पूरा अर्निंग पोटेंशियल आ जाएगा, मतलब अर्निंग डिविडेंड प्लस रिजर्व. तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स में अर्निंग कैपेसिटी के लिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स के लिए उधर क्या था? एक्सपेक्टेड डिविडेंड. इधर क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय व्हाट? पेड अप इक्विटी कैपिटल. क्या? एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है? डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100. सिंपल. एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया. और अगर एक्सपेक्टेड अर्निंग डायरेक्टली नहीं दिया है, क्या? एक्सपेक्टेड अर्निंग डायरेक्टली नहीं दिया है तो आप ये स्टेप फॉलो कर लो. जैसे उधर आपका एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए आपने स्टेप फॉलो किया, वैसे ही अगर एस्टिमेटेड अर्निंग आपको एक्सपेक्टेड अर्निंग डायरेक्टली नहीं दिया है तो ये स्टेप फॉलो कर लो, जिसमें आपका डिविडेंड प्लस रिजर्व्स अर्निंग कैपेसिटी इज द की फैक्टर है. तो अगर आपको एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट करना है एस्टिमेटेड अर्निंग, तो क्या करोगे? वही एफएमपी लो पहला. एफएमपी नहीं कैलकुलेट किया तो जो अपना स्टेप है जो फॉलो करते हो वो स्टेप से एफएमपी पहला कैलकुलेट कर लो. नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है वो प्लस कर लो. क्या? नॉन ट्रेडिंग इनकम विल बी एडेड. अगर टैक्सेस है कुछ, बराबर है, टैक्सेस ऑन अबव कुछ अगर टैक्सेस है नॉन ट्रेडिंग इनकम या कोई भी अगर ऐसा टैक्सेस है तो वो टैक्स आ रहा है तो वो हटा देना. पहले कुछ भी टैक्स नहीं चार्ज हुआ है तो वो हटा देना, बराबर है. कुछ इनकम के ऊपर टैक्स है, अगर नॉन ट्रेडिंग इनकम के ऊपर कुछ डिडक्ट होने वाला है तो वो भी हटा देना. ठीक है. तो टैक्स ऑन अबव एडजस्ट होना चाहिए. फिर क्या करो? प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो. क्या बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड. अब प्रेफरेंस डिविडेंड हटाने के बाद जो बचा दैट विल बी व्हाट? एक्सपेक्टेड अर्निंग. देखो इधर आपने रिजर्व का कुछ नहीं किया क्योंकि वो अर्निंग का ही पार्ट है, उसको माइनस नहीं किया, बराबर है. तो सिंपल सा फंडा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग इनकम और कुछ अगर टैक्स है ऑन अबव वो हटा दो, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो. प्रेफरेंस डिविडेंड साइड में कर दो यार. फिर बचा आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए. खत्म. बराबर. मालूम पड़ गया बेटा? सो क्लियर. कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड अर्निंग सिंपल. देखो रिजर्व माइनस किया इधर से, नहीं ना, बराबर है, क्योंकि रिजर्व्स क्या है? आपका अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग का पार्ट है. तो एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस में आपको रिजर्व इधर से डिडक्ट नहीं करना है जो भी ट्रांसफर किया आपने रिजर्व्स में. ठीक है. तो क्या हो गया? एफएमपी ऐड क्या किया? नॉन ट्रेडिंग इनकम, कुछ टैक्सेस है तो माइनस कर दिया, और प्रेफरेंस डिविडेंड तो हटाना ही पड़ेगा, बराबर. प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपको साइड में करना ही है. तो एक्सपेक्टेड अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स का. ठीक है. मालूम पड़ा? तो ये था बेटा एक्सपेक्टेड अर्निंग बेसिस. फाइनली फेयर वैल्यू मेथड. फेयर वैल्यू मेथड इज वेरी सिंपल. फेयर वैल्यू मेथड में अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है तो क्या करना है बेटा?
इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जो आया आपको पर शेयर वैल्यू जो आया है वो ले लो, समझो उधर आया आपको 10 रुपीज। यील्ड वैल्यू मेथड में समझो आया आपको, इधर भी 10 आ गया समझ लो, तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाय एवरेज निकाल लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, तो कितना आ गया? सेम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स भी क्या हो गया? 10। तो नॉर्मल एग्जांपल था, वो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। अभी समझो इधर 150 आ गया, इधर 160 आ गया, या ये 160 आ गया, ये 150 आ गया, डिवाइड बाय 2। एवरेज लेना है बस। फेयर वैल्यू में क्या करना है अपने को? एवरेज लेना है। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू मेथड इज वेरी सिंपल। इट इज देन व्हाट? एवरेज ऑफ व्हाट? इट्स अ एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक plus yield value method. That's it. Clear? So this is what fair value of shares method, fair value method, जिसमें आपको एवरेज लेना है दोनों का। Clear everyone?